नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, बोकोज रिले प्रोटेक्ट ट्रांसफार्मर फ्रॉम। देखो जो बोकोज रिले होता है वो ट्रांसफार्मर को उसकी जो टर्न टू टर्न फॉल्ट होता है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ट्रांसफार्मर को, या फिर वाइंडिंग टू वाइंडिंग फॉल्ट से ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, या फिर इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा जो बोकोज रिले होता है वो ट्रांसफार्मर को जो इंटरनल फॉल्ट होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो इंटरनल फॉल्ट होता है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये वाला फिगर देखो, ये जो होता है ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक होता है और ये कंजर्वेटर होता है, उसके बीच में ये जो है ये होता है हमारा बोकोज रिले। ठीक से देखो, मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में ये होता है बोकोज रिले। इसका काम क्या होता है ना, ट्रांसफार्मर के जो इंटरनल फॉल्ट होता है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म फैक्टर ऑफ ए साइनसोइडल वेवफॉर्म इज। जो साइनसोइडल वेवफॉर्म होता है ये होता है हमारा साइनसोइडल वेवफॉर्म, ये होता है हमारा साइनसोइडल वेवफॉर्म। तो इसी साइनसोइडल वेवफॉर्म का जो फॉर्म फैक्टर होता है इसका वैल्यू कितना होता है, 1.11 होता है, या फिर 1.414 होता है, या फिर 0.637 होता है, या फिर 0.707 होता है। तो इसका आंसर होगा साइनसोइडल वेवफॉर्म का जो फॉर्म फैक्टर होता है उसका वैल्यू 1.11 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है, जो फॉर्म फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू। और जो आरएमएस वैल्यू होता है वो मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई √2 होता है, और जो एवरेज वैल्यू होता है वो 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई पाई होता है। और अगर इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर कितना निकल कर आ रहा है, 1.11। तो इसीलिए जो साइनसोइडल वेव फॉर्म होता है उसका फॉर्म फैक्टर का वैल्यू हमारा 1.11 होता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजिंग फैक्टर इज इक्वल टू। देखो जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है इसका फॉर्मूला क्या है, रेटेड करंट इनटू फ्यूजन करंट, या फिर रेटेड करंट डिवाइड बाई फ्यूजिंग करंट, या फिर फ्यूजिंग करंट डिवाइड बाई रेटेड करंट, या फिर नॉन ऑफ दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फ्यूज वायर होता है, मान लो ये फ्यूज है, उसमें जो वायर होता है, इस वायर का जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है इसका फॉर्मूला हमारा होता है फ्यूजिंग करंट डिवाइड बाई रेटेड करंट। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है फ्यूज का, इसका वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन मेड बाय। देखो एक जो डीसी मशीन होता है उसका जो आर्मेचर होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ होता है, या फिर नॉन फेरस मटेरियल का, या फिर सिलिकॉन स्टील का, या फिर कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ होता है। तो इसका आंसर होगा जो डीसी मशीन का जो आर्मेचर होता है वो हमारा सिलिकॉन स्टील का बना हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, मान लो ये हमारा एक डीसी मशीन है, उसके अंदर ये जो घूमता है रोटेट करता है वही होता है आर्मेचर, और ये हमारा सिलिकॉन स्टील से बना हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रे लॉसेस इज इक्वल टू। देखो जो स्ट्रे लॉस होता है वो कौन सा दो लॉस को मिलकर हमारा स्ट्रे लॉस बनता है, मैग्नेटिक लॉस और मैकेनिकल लॉस ये दोनों को मिलकर स्ट्रे लॉस बनता है, या फिर मैग्नेटिक लॉस और कॉपर लॉस को मिलाकर, या फिर मैकेनिकल लॉस और कॉपर लॉस को मिलाकर, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा जो स्ट्रे लॉस होता है वो हमारा मैग्नेटिक लॉस और मैकेनिकल लॉस ये दोनों को मिलाकर बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। जो मैग्नेटिक लॉस होता है इसको हम आयरन लॉस भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। आयरन लॉस कभी कभी क्वेश्चन में आता है, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस ये दोनों को मिलाकर भी हमारा स्ट्रे लॉस होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर इज डिटरमाइंड बाय। देखो सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए जो हम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं उसका रेटिंग जो हम डिसाइड करते हैं वो सिमेट्रिकल फॉल्ट के मुताबिक डिसाइड करते हैं कितना होना चाहिए, या फिर लाइन टू फॉल्ट के मुताबिक, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के मुताबिक डिसाइड करते हैं कि सर्किट ब्रेकर का रेटिंग कितना होना चाहिए, या फिर लाइन टू लाइन फॉल्ट के मुताबिक, या फिर नॉन ऑफ दीज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो सर्किट ब्रेकर होता है इसको हम सिमेट्रिकल फॉल्ट के मुताबिक ही डिसाइड करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो एक होता है ये जो फॉल्ट होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट, दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है इसमें क्या होता है ना, जितना सारा वायर होते हैं सब आपस में मिल जाता है, लाइन
लाइन तीनों फेज क्या होता है आपस में शॉर्ट सर्किट होते हैं, इसको क्या कहते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट। और जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है उसमें क्या होता है एक वायर एल और लाइन और ग्राउंड, या फिर एल ग्राउंड, या फिर एल ग्राउंड, ऐसे जो होता है उसको क्या कहते हैं हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। जब तीनों वायर आपस में शॉर्ट सर्किट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेथड इज यूज टू मेजर द पावर ऑफ 3 फेज अनबैलेंस सिस्टम। देखो एक 3 फेज अनबैलेंस सिस्टम का टोटल पावर कितना होगा वो हम कौन सी मेथड से मेजर करते हैं, 1 वाट मीटर मेथड से, या फिर 2 वाट मीटर मेथड से, या फिर 3 वाट मीटर मेथड से, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा देखो जब हम किसी एक अनबैलेंस सिस्टम का टोटल पावर मेजर करते हैं 3 फेज सिस्टम का, तो हमें 3 वाट मीटर मेथड का यूज किया जाता है और 2 वाट मीटर मेथड का भी यूज किया जाता है। तो ये जो आंसर है दोनों ऑप्शन होगा, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 होगा। और जो 1 वाट मीटर मेथड होता है इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, 1 वाट मीटर मेथड को हम बैलेंस्ड 3 फेज सर्किट में यूज करते हैं टोटल पावर को मेजर करने के लिए। लेकिन ये जो 2 वाट मीटर मेथड होता है इसको हम अनबैलेंस्ड में भी यूज करते हैं और बैलेंस्ड में भी यूज करते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। लेकिन जो 3 वाट मीटर मेथड होता है इसको हम अनबैलेंस्ड सिस्टम में यूज करते हैं। तो देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पोल इज नॉन एज। देखो मान लो 2 इलेक्ट्रिक पोल है, ये एक इलेक्ट्रिक पोल है, ये और एक इलेक्ट्रिक पोल है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, सेक कहेंगे या स्पान कहेंगे या फिर स्ट्रैंड कहेंगे या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा 2 इलेक्ट्रिक पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्पान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। और सैग किसे कहते हैं, देखो मान लो ये एक इलेक्ट्रिक पोल है, ये और एक इलेक्ट्रिक पोल है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, स्पान कहते हैं। लेकिन जो वायर होता है वो थोड़ा नीचे आता है, ये जो गैप होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेग कहते हैं। ये भी आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल कॉस्ट पर मेगावाट इज हाईएस्ट इन व्हिच पावर प्लांट। देखो इनमें से कौन सा पावर प्लांट में जो कैपिटल कॉस्ट होता है पर मेगावाट में वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा किसका होता है, स्टीम पावर प्लांट का, या फिर डीजल पावर प्लांट का, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट का, या फिर गैस पावर प्लांट का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इसका आंसर होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसका कैपिटल पर मेगावाट में जो कैपिटल कॉस्ट होता है सबसे ज़्यादा होता है, स्टीम डीजल गैस से भी ज़्यादा होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। ज़्यादातर यूरानियम 235 का ही यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन RLC सीरीज रेजोनेंस सर्किट द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस। देखो जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट होता है उसमें इम्पीडेंस का वैल्यू कितना होता है, 0 रहता है, या फिर मिनिमम कम रहता है, या फिर मैक्सिमम रहता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जो सीरीज RLC रेजोनेंस सर्किट होता है उसका इम्पीडेंस का वैल्यू हमारा मिनिमम रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2। तो इस सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्या होता है, देखो मान लो सीरीज इधर सीरीज है, तो देखो ये एक रेजिस्टर है, ये एक इंडक्टर है और ये एक कैपेसिटर है। तो ये रेजिस्टर हो गया, ये इंडक्टर हो गया और ये कैपेसिटर हो गया, तीनों सीरीज में कनेक्शन होंगे। उसके बाद तीनों सीरीज में कनेक्शन होंगे और ये जो इंडक्टर है इसका जो रिएक्टेंस जिसको हम कहते हैं XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये जो कैपेसिटर है इसका जो रिएक्टेंस का XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दोनों जो बराबर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं ना, हमारा रेजोनेंस सर्किट। और ये सीरीज में है तो इसीलिए क्या कहते हैं, सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो इसी सीरीज रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है, जो इम्पीडेंस का वैल्यू होता है वो हमारा मिनिमम कम रहता है। और अगर क्वेश्चन में आता है RLC पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, तो उस कंडीशन में इम्पीडेंस का वैल्यू मैक्सिमम रहता है। ये भी आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर वेव इज। देखो जो पहले था साइनसोइडल वेव का उसका वैल्यू कितना था, फॉर्म फैक्टर का वैल्यू 1.11 था। लेकिन जो स्क्वायर वेव होता है इसका फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ये आपको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द सॉरी, इसका फॉर्म फैक्टर होगा 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। क्योंकि देखो जो स्क्वायर वेव होता है कुछ ऐसा ही रहता है, ये होता है स्क्वायर वेव फॉर्म। तो इसका RMS जो फॉर्म फैक्टर होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, RMS वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू, ये होता है हमारा फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला। और जो स्क्वायर वेव फॉर्म होता है उसका RMS वैल्यू का जितना रहता है एवरेज वैल्यू भी उतना ही रहता है। तो इसीलिए उसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉन होगा, क्योंकि
उसका आंसर 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इन बॉन्डल कंडक्टर एज कम्पेयर टू सॉलिड कंडक्टर। देखो ये तो दो कंडक्टर है, ये देखो बॉन्डल कंडक्टर है और ये एक ही कंडक्टर जिसको हम सॉलिड कंडक्टर कहते हैं। दोनों में किसका इंडक्टेंस ज़्यादा है? हमारा जो बॉन्डल कंडक्टर होता है इसका ज़्यादा है सॉलिड कंडक्टर से, या फिर बॉन्डल कंडक्टर का इंडक्टेंस कम है सॉलिड कंडक्टर से, या फिर दोनों का बराबर है, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारा बॉन्डल कंडक्टर होता है इसका इंडक्टेंस कम रहता है। ऑप्शन नंबर 2 देखो, इसका इंडक्टेंस सॉलिड कंडक्टर से कम रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिले इज यूज टू डिटेक्ट एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल फॉल्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का जो इंटरनल फॉल्ट होता है उसको कौन सा ट्रांसफार्मर डिटेक्ट भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है? बोकोज रिले, थर्मल रिले, डिस्टेंस रिले, या फिर नॉन ऑफ दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये जो बोकोज रिले होता है ये हमारा इसका काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो इंटरनल फॉल्ट होता है उसको डिटेक्ट भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।